Good morning, students. My dear, today we are going to start with the last chapter of your syllabus, globalization and the Indian economy. So, without wasting time, let us start. My dear, first question comes, what do you understand by globalization? देखो ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है? अगर हम सिंपल वे में बोले, इट मींस इंटीग्रेशन ऑफ आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड। अगर हमारी इकोनॉमी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ट्रेड कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है, अपनी इकोनॉमी के जो डोर हैं हमने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के लिए ओपन कर दिए, समथिंग इज एक्सपोर्टेड, समथिंग इज इंपोर्टेड, तो माय डियर दिस मींस द वी आर गोइंग टू बी ग्लोबलाइज्ड। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जब एक इकोनॉमी बाकी वर्ल्ड के लिए अपने जो डोर है ओपन कर देती है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है उसको हटा देती है। जैसे मान लीजिए आज इंडिया के ट्रेडर्स जो हैं वो बाहर जाके यूएसए में, कनाडा में अपना सामान बेच रहे हैं, यूएसए कनाडा वाले इंडिया में सामान बेच रहे हैं, तो दैट इज माय डियर ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन कई लेवल पर होता है, जैसे कि अब बाहर से लोग आ रहे हैं, हमारे देश के अंदर सामान बेच रहे हैं, हम लोग अपना सामान दूसरी कंट्रीज के अंदर बेच रहे हैं, वो हमारा अपना सेटअप हमारी कंट्री के अंदर लगा रहे हैं, हम अपना सेटअप उनकी कंट्री के अंदर लगा रहे हैं। सिमिलरली लेबर हमारे यहाँ से बाहर जाके जॉब कर रही है, उनके जहाँ से वर्कर आके हमारे यहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो दैट इज माई डियर ग्लोबलाइजेशन। मतलब दैट इज द ग्लोबलाइजेशन कि जब हम उनके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट टू मेक ग्लोबलाइजेशन फेयर। आज हम चाहते हैं हमारा ग्लोबलाइजेशन फेयर हो, कि अगर हम किसी कंट्री के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, वो यहाँ पे ट्रेड कर रहे हैं, तो एवरीथिंग शुड बी द फेयर। तो गवर्नमेंट यहाँ पर क्या रोल प्ले कर सकती है? नंबर वन, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कस्टम प्रोसीजर। सो गवर्नमेंट को चाहिए जो कस्टम प्रोसीजर, जो टैक्स वगैरह लगाया जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, उसे काफी सिंप्लीफाई कर दिया जाए। सेकंड, अलाउइंग रिलैक्सेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल फ्लो बिटवीन कंट्रीज। अगर आपस में कोई कैपिटल फ्लो हो रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है दो कंट्रीज के बीच में, उनमें थोड़ी रिलैक्सेशन दी जाए। एनहेंसिंग एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो एफिशिएंसी है उसको बढ़ाया जाए, लेटेस्ट टेक्निक वगैरह को यूज किया जाए। देन इंप्रूविंग टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, डेफिनेटली आपको चाहिए कि जो टेक्निक वगैरह अपनी कंट्री के अंदर इंप्रूव करें, ताकि आप बाहर जो इंटरनेशनल मार्केट है उनके साथ compete कर सकें। फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को फॉलो किया जाए, और बिजनेस कम्युनिटी को इंकरेज किया जाए, उन्हें कुछ फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड करके, जैसे कि उनको टैक्स में रिबेट दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी में कर रिबेट दी जाए, ताकि वो और अच्छे से compete कर सके, ग्लोबली और अच्छे से compete कर सके। तो ये रोल रहेगा गवर्नमेंट का टू मेकिंग द ग्लोबलाइजेशन फेयर। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज ट्रेड बैरियर? व्हाई डिड द गवर्नमेंट पुट अप ट्रेड बैरियर आफ्टर इंडिपेंडेंस? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है ट्रेड बैरियर क्या होता है। ट्रेड बैरियर क्या होता है, कई बार हमारी जो गवर्नमेंट होती है कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है इंपोर्ट्स के ऊपर, हम उन्हें जनरली बोल देते हैं ट्रेड बैरियर। जैसे कि जो अगर इंपोर्ट के ऊपर आप टैक्स लगा देते हैं, इट इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ ट्रेड बैरियर। कि मान लीजिए गवर्नमेंट चाहती है इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करना, तो बड़ा अच्छा तरीका, आप टैक्स लगा दो, वो चीज महंगी हो जाएगी, लोग उसको मंगाना कम कर देंगे, इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। तो ट्रेड बैरियर होता है वो रिस्ट्रिक्शन जो गवर्नमेंट इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए इंपोज करती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि गवर्नमेंट इंडिया ने ये ट्रेड बैरियर क्यों लगाए? क्यों, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेड बैरियर लगाए? बिल्कुल लगाए। जब इंडिपेंडेंट हुए हमने वी पुट अ लॉट ऑफ ट्रेड बैरियर। अब उसका रीजन क्या था सर? नंबर वन, सर बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द प्रोड्यूसर विद इन द कंट्री फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन। सर हम चाहते थे हमारे जो प्रोड्यूसर है उनको हम सेव कर सकें फॉरेन कंपटीशन से, क्योंकि वो उस समय प्रिपेयर नहीं थे। एट दैट टाइम हमारी जो इंडस्ट्री थी बिल्कुल इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट के अंदर थी। हम हमारी कोई टेक्निक इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई थे, हमारा सेटअप इतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था। अगर उस समय मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती, हमारे जो इंडियन ट्रेडर थे उनसे compete नहीं कर सकते। तो डेफिनेटली उस समय सिर्फ हमने क्या किया, जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट आइटम्स थी, जैसे कि मशीनरी, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, इनका हमने इंपोर्ट अलाउ किया। उसके अलावा बाकी जो इंपोर्ट था उसके ऊपर हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। मेन मोटिव यही था कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज हैं, वो उस समय रेडी नहीं थे compete करने के लिए। अब बाहर से वो लोग ट्रेडर आते, अपना सामान लेके आते, हमारे से बेटर भी होता, हमारे से कम रेट का भी होता, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ जाती। तो गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करना चाहती थी, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये ट्रेड बैरियर लगाए। सो व्हाई डिड इंडियन गवर्नमेंट विश टू रिमूव दिस बैरियर? फिर हमने देखा कि ड्यूरिंग 1991 गवर्नमेंट ने ये ट्रेड बैरियर्स हटा दिए। 1991 में हमारी जो पॉलिसी आई,
जिसको हम बोल देते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इसके अंदर गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, हमने मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शंस थी वो सारी हटा दी। उसका कारण ये था क्योंकि हमें अब लग रहा था कि अब हमारा जो इंडियन प्रोड्यूसर है वो रेडी हो गया है, दे आर एबल टू compete विद द अदर प्रोड्यूसर विद द वर्ल्ड। अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, एक हेल्दी कंपटीशन हम उनको दे सकते हैं। अब आप रिस्ट्रिक्शंस को हटा दो। इनफैक्ट अब इससे हमारी जो कॉम्पिटिटिवनेस है और ज्यादा बढ़ेगी। डेफिनेटली जब बाहर से लोग आएंगे, इंडिया में कंपटीशन बढ़ेगा, हमारे ट्रेडर अपने को और ज्यादा अप टू डेट करेंगे और अपने को इम्प्रूव करेंगे। तो इस व्यू को ध्यान में रखते हुए 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन बैरियर्स को ऑलमोस्ट हटा दिया। So how would flexibility in labor law help companies? अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पहले तो क्वेश्चन आता है सर ये फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस क्या होता है। देखो अर्लियर क्या था कि गवर्नमेंट के हमारे जो लेबर लॉ थे दे वर वेरी रिजिड, कि मान लो कोई भी कंपनी किसी लेबर को अगर रखती है तो उसको परमानेंट बेसिस पे रखना पड़ेगा, एक मिनिमम सैलरी उसको देनी पड़ेगी। तो अब इसके कारण क्या होता था कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी इंडिया में आने से कहीं ना कहीं हेजिटेट करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत ज्यादा है, कि हम एक लेबर को रखेंगे परमानेंट बेसिस पे रखना पड़ेगा, एक उसको अच्छी सैलरी भी देनी पड़ेगी, तो इससे हमारी कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और डेफिनेटली हमारे प्रॉफिट अच्छे नहीं होंगे। गवर्नमेंट अब इसके कारण हमारे जो फॉरेन ट्रेड था काफी रिस्ट्रिक्ट हो रहा था, जो फॉरेनर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने से हेजिटेट कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने फिर क्या किया, जब गवर्नमेंट तो इंप्रूव करना चाहती थी ग्लोबलाइजेशन को, तो गवर्नमेंट ने उनमें से एक स्टेप ये लिया कि लेबर लॉज में फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। अब उनको ये बोला कि आपको रूल्स को ओबे करने की जरूरत नहीं है, आप वर्कर्स को जरूरी नहीं है कि परमानेंट बेसिस पर रखें, आप शॉर्ट पीरियड के लिए भी रख सकते हैं और आपको कोई उनको जैसे हमने डिसाइड किया हुआ है सैलरी को भी देने की जरूरत नहीं है, आप अपने हिसाब से उनको थोड़ी बार्गेनिंग करके कम सैलरी भी दे सकते हैं। तो डेफिनेटली इससे जो हमारी मल्टीनेशनल कंपनीज थी उनको बेनिफिट मिला, क्योंकि उनकी कॉस्ट एकदम कम हो गई और बहुत ज्यादा उन लोगों ने हमारे देश में फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया। तो ये बेसिकली कंसेप्ट था फ्लेक्सिबिलिटी इन लेबर लॉस, कि हमने जो अर्लियर को लेबर रूल्स बनाए हुए थे, जो कंडीशंस लगाई हुई थी, वो थोड़ी हमने मॉडिफाई कर दी। क्या वो लेबर को परमानेंट बेसिस पे रखने की जरूरत नहीं है, उसको टेम्पररी बेसिस पे भी रख सकते हैं, सैलरी वगैरह में बार्गेनिंग कर सकते हैं और डेफिनेटली इससे उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर काफी कम हो गई और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में इंडिया की तरफ प्रोसीड किया। हमारा क्वेश्चन आता सर ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या है, and explain the three conditions that determine multinational companies setting up production in other country। देखो पहले आपको क्लियर होना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनीज क्या होती हैं। वो कंपनीज होती हैं जिनका एक होम कंट्री होती है, उसके अलावा वो बाकी बहुत सारी कंट्रीज में अपना ट्रेड करती हैं, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज। मतलब एक तो इनका होम कंट्री होती है जहां से सेटअप करती है, और इसके अलावा इनका जो सेटअप होता है अलग अलग कंट्रीज के अंदर होता है। जैसे आप मैकडीज देख सकते हो, एडिडास देखते हो, रीबॉक देख सकते हो, दे आर ऑल द मल्टीनेशनल कंपनी थ्रू आउट द वर्ल्ड। इनकी अलग अलग कंट्रीज के अंदर इनका बिजनेस फैला हुआ है, तो दैट इज मल्टीनेशनल कंपनीज। अब क्वेश्चन आता है ये क्यों दूसरी कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन करना चाहती है। सो नंबर वन, फर्स्ट रीजन होता है टू गेट द मोर प्रॉफिट। इनको लगता है कि मल्टीनेशनल कंपनी अपनी होम कंट्री के अंदर तो स्टैब्लिश हो गई, अब ये और प्रॉफिट्स को बढ़ाना चाहते हैं और ग्रो करना चाहते हैं, इसीलिए ये अपने बॉर्डर को क्रॉस करते हैं ताकि हमें और अच्छी ग्रोथ मिले और अच्छा प्रॉफिट मिले। सेकेंड, ये लोग इसलिए भी सेपरेट करते हैं कि जो बाकी रीजन होते हैं, कई बार जैसे हम बात करें यूएसए वगैरह की या ऑस्ट्रेलिया वगैरह की, यहाँ पर लेबर बहुत कॉस्टली है। तो कई बार वहां पे जो हमारी कंपनीज हैं वो यहाँ से बाहर इसलिए भी आती हैं कि बाहर दूसरी कंट्रीज के अंदर हमें चीप लेबर मिलेगी, चीप रॉ मटेरियल मिलेगा, तो हमारा प्रोडक्ट की कॉस्ट और ज्यादा कम हो जाएगी और हमारा प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेगा। एंड थर्ड रीजन ये भी रहता है कई बार इनको बड़े हाईली स्किल्ड इंजीनियर वगैरह चाहिए होते हैं, हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए होते हैं, जो कई बार इनकी कंट्री के अंदर उनकी एक लिमिट होती है, उसके बाद उनको नहीं मिल पाते। तो फॉर दैट रीजन दे क्रॉस द बॉर्डर और दूसरी कंट्रीज के अंदर जाती हैं जहां पर इनको वो हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स मिले, इंजीनियर्स मिले, और ताकि इनकी जो प्रोडक्शन है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, उसको देखते हुए इनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल हो सके। तो ये रीजन होता है जिसके कारण मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरी कंट्रीज के अंदर प्रोडक्शन करती हैं। मैंने आपको बताया पहला रीजन अपनी ग्रोथ के लिए, अपने प्रॉफिट्स के लिए। सेकंड, कई बार चीप लेबर के लिए, चीप रॉ मटेरियल के लिए, और कई बार इनको जो टैलेंटेड लेबर चाहिए होती है, स्किल्ड लेबर चाहिए होती है, टेक्निकल एक्सपर्ट्स चाहिए होते हैं, फॉर दैट रीजन दे गो फॉर द अदर कंट्रीज। So what are the various ways in which multinational companies set up or control production in other countries?
अब क्वेश्चन ये आता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज है दूसरी कंट्रीज में किस तरह से अपनी प्रोडक्शन करती है, क्या अलग अलग वेज होते हैं, कैसे अपना सेटअप वहां पे लगाती हैं। देखो, तो सबसे पहला तरीका होता है बाय जॉइंट वेंचर। कई बार क्या होता है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती है किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर लेते हैं। जैसे आप देखो हीरो होंडा, अब हीरो का होंडा के साथ टाई अप हो गया, तो उसमें क्या हो गया कि जब एक लोकल कंपनी के साथ टाई अप करते हैं तो आपको बेनिफिट ये होता है कि वहां पर आपको पैर जमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। लोकल कंपनी को पूरी नॉलेज होती है उस कंट्री की, तो आप बड़ी जल्दी जल्दी अपना बिजनेस स्टैब्लिश कर लेते हो। अच्छा, लोकल कंपनी को बेनिफिट मिलता है, उनको लेटेस्ट टेक्निक वगैरह मिलती है, उनकी जो डेफिनेटली जो इन्वेस्टमेंट पावर है बढ़ जाती है। सेकेंड, बाय परचेजिंग लोकल कंपनी। कई बार ये भी होता है हमारी जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं तो किसी लोकल कंपनीज को ही परचेज कर लेती हैं और फिर अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड करती हैं कि आपको एक बना बनाया सेटअप मिल गया, आपने परचेज कर लिया एंड देन यू एक्सपेंड द प्रोडक्शन। थर्ड होता है बाय प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर। कई बार ये भी होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अपनी प्रोडक्शन को इस तरह से भी एक्सपेंड करती हैं कि वो अपनी जो डेवलप कंट्रीज होती हैं, बाकी कंट्रीज होती हैं, वहां से ऑर्डर ले लेती हैं और फिर उसको जो अपनी छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को हायर करके उनसे ऑर्डर वगैरह प्लेस करती हैं और बनवा के बाकी जगह सप्लाई कर देती हैं। मतलब क्या हुआ, देखो मैं क्लियर करता हूँ। मान लो एक मल्टीनेशनल कंपनीज कहाँ पे है, इंडिया में काम कर रही है। अब इंडिया में उसने क्या किया कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर को अपने ऑर्डर प्लेस करने शुरू कर दिए, उनसे अपना सामान बनवाना शुरू कर दिया, नाम उसी कंपनी का रहेगा, ठप्पा उसी कंपनी का रहेगा, और फिर उसको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जहां जहां से ऑर्डर आ रहा है उनको सप्लाई करना शुरू कर दिया। एंड फोर्थ आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या होता है, मल्टीनेशनल कंपनीज डायरेक्टली जाती है दूसरी कंट्रीज के अंदर, अपना पूरे फैक्ट्रीज, पूरा ऑफिस, पूरा अपना सेटअप वहां पर जाकर स्टैब्लिश करती हैं नए सिरे से और अपने आप को तैयार करती हैं। तो ये चार तरीके होते हैं जिसमें हमारा मल्टीनेशनल कंपनीज दूसरी कंट्रीज के जाके अपनी प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। तो मैंने आपको जैसे बताया, पहला मैंने क्या बताया आपको, बाय जॉइंट वेंचर, किसी लोकल कंपनी के साथ टाई अप कर लिया, बाय दिस दे कैन स्टार्ट देयर बिजनेस। बाय परचेजिंग लोकल कंपनी, कोई लोकल कंपनी को परचेज कर लिया, दे कैन गो फॉर दैट। देन बाय प्लेसिंग ऑर्डर टू स्मॉल प्रोड्यूसर हायर कर लिए, उनको अपने ऑर्डर वगैरह प्लेस करके उनसे सामान बनवा लिया और आगे उसको एक्सपोर्ट कर दिया। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टली जाके दूसरी कंट्रीज के अंदर अपना सेटअप लगाया, प्रोडक्शन शुरू कर दी। अब क्वेश्चन आता, हाउ हैज लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हेल्प द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि 1991 में गवर्नमेंट थोड़ी लिबरल हो गई, हमने जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है उसमें काफी लिबर्टी दे दी, और अब उससे हमारा ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है उससे क्या बेनिफिट मिला। देखो, नंबर वन, गवर्नमेंट ने क्या किया, रिमूवल ऑफ द ट्रेड बैरियर। जब हमारी लिबरेशन की बात करेंगे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो भी ट्रेड बैरियर्स लगा रखे थे, जैसे हमने टैक्सेस वगैरह लगा रखे थे या हमने कोटा वगैरह फिक्स कर रखा था, एक लिमिट फिक्स कर रखी थी जिससे ज्यादा आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, हमने उन ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया ताकि हमारा ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस थोड़ा और तेजी से चले। सेकंड, लिबरलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ने हमारे जो बाहर से लोग हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करते थे, पहले बहुत सारी उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी। जैसे हमने कई बार रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी कि मैक्सिमम दे कैन इन्वेस्ट अप टू 40%। लेटर ऑन गवर्नमेंट ने ये लिमिट हमारी 51% तक कर दी, और बाद में ये कहा कि इवन कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर आप 100% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इससे भी काफी ज्यादा प्रमोट हुआ ग्लोबलाइजेशन, लोगों ने आना शुरू किया, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करनी शुरू की। एंड न्यू टेक्नोलॉजी, फिर हमारा जो प्रोसेस ऑफ लिबरेशन था, इसमें गवर्नमेंट ने नई टेक्निक को भी इनवाइट किया कि अगर आपको नई टेक्निक हमारे देश में लेके आना चाहते हो, कोई आप टेक्निक इंपोर्ट करना चाहते हो, गो फॉर दैट। अब डेफिनेटली जब गवर्नमेंट ने ये नई टेक्नोलॉजी को भी परमिशन दे दी तो हमारी डेफिनेटली स्ट्रेंथ बढ़ी और उससे भी हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है वो प्रमोट हुआ। तो ये तीन तरीके थे, गवर्नमेंट ने ट्रेड बैरियर्स को रिमूव कर दिया, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में लिबरलाइज हो गए, और गवर्नमेंट ने न्यू टेक्नोलॉजी के वो इंपोर्ट को परमिशन दे दी। तो इसके कारण हमारा जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है बहुत तेजी से ग्रो किया। So why do developed countries want developing countries to liberalize their trade and investment? What do you think should a developing country demand in return? देखो, जो डेवलप कंट्रीज हैं वो ये चाहती हैं हमेशा कि डेवलपिंग कंट्रीज बिल्कुल लिबरलाइज हो जाएं ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए, मतलब उनको पूरा फुल हैंड दे दें। क्यों चाहती हैं डेवलप कंट्रीज? नंबर वन, क्योंकि वो उन कंट्रीज के अंदर जाके इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अच्छी इनकम अर्न करना चाहते हैं। सेकेंड, उनको ये लगता है जो डेवलप कंट्रीज है उनके वहां पे स्कोप नहीं है। जैसे हम यूएसए वगैरह की बात करें, वहां पर जो इंडस्ट्रीज है ऑलरेडी बहुत अच्छे से एक्सपेंड कर चुकी हैं,
अपनी कंट्री के अंदर उनको ज्यादा स्कोप नजर नहीं आ रहा, उनकी मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है। तो दे वांट कि हमें कहीं बाहर स्कोप मिले डेवलपिंग कंट्रीज वगैरह में, वहां पर जाकर हम और अच्छे से प्रोडक्शन कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जो इनके वर्कर्स हैं इस कंट्रीज के अंदर, वो और बड़ी अच्छी सैलरी डिमांड करते हैं, उनके वेजेस काफी ज्यादा है। वो कहते हैं कि जब तक हमें अच्छे वेजेस नहीं मिलेंगे हम काम नहीं करेंगे। तो फॉर फाइंडिंग द चीप लेबर, वो चाहते हैं कि हम बाहर कहीं ट्रेड करें जहां पे हमें चीप लेबर, चीप वर्कर्स मिल जाए। और फिर उसके बाद जो हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है, वो एक बड़ी वाइड मार्केट है। जब लोग वहां पर वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां पे जाके ट्रेड करेंगे, उनको रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलेगा, लेबर भी सस्ता मिलेगी, कॉस्ट भी कम हो जाएगी, और डेफिनेटली उनकी जो प्रॉफिट्स हैं कई गुना बढ़ जाएंगे। तो यही रीजन है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं वो चाहती हैं कि हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। नंबर वन रीजन, ताकि उनकी जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़े, उनका सेकंड उनके जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं अब उनकी अपनी कंट्रीज के अंदर नहीं है उनके पास फर्दर। फिर वहां पे लेबर बहुत कॉस्टली है, फॉर फाइंडिंग आउट चीप लेबर, चीप रॉ मटेरियल, दे वांट टू गो अहेड। वो चाहते हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, वहां पर जाकर हम अपना ट्रेड करें। अब अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू थिंक द डेवलपिंग कंट्री डिमांड इन रिटर्न? इन रिटर्न डेवलपिंग कंट्री चाहती है कि जो हमारा ट्रेड है, ठीक है हम लिबरलाइज तो कर देंगे नो प्रॉब्लम, लेकिन हमारे जो ट्रेड बैरियर्स हैं उन्हें हम खुद मैनेज करें। हम देखिए हमें कितना टैक्स लगाना है, हम देखिए हमें कितना कोटा फिक्स करना है। ये नहीं है कि हम हमारे जो ट्रेड बैरियर्स है वो भी आप फिक्स करो। सेकंड, दे वांट टू नेगोशिएट विद द डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कि फॉर द फेयर रूल्स। हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर जितना भी हमारा ट्रेड हो रहा है उसको लुक आफ्टर करता है, उसमें क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे सारा ये डिसाइड करता है हमारा डब्ल्यूटीओ। तो ये चाहते हैं कि हम उसके साथ भी नेगोशिएट करें डब्ल्यूटीओ के साथ फॉर द फेयर रूल्स, कि हमारे साथ फेयर रूल्स होने चाहिए, कोई चीटिंग ना हो। फिर डेवलपिंग कंट्री ये भी डिमांड करती हैं कि अगर आपने जो डेवलप कंट्रीज ने जो बैरियर लगाए हुए हैं इंपोर्ट्स के ऊपर उनको भी हटा दिया जाए। अब कई बार होता पता क्या है कि डेवलपिंग कंट्री तो अपने बैरियर हटा देती है, ठीक है आप जो मर्जी इंपोर्ट करो, लेकिन डेवलप कंट्रीज ने अभी भी वो बैरियर लगाए हुए हैं। तो डेफिनेटली हम चाहते हैं कि हम बैरियर हटा रहे हैं, हम उनको परमिशन दे रहे हैं अपने कंट्री के अंदर ट्रेड करने की, तो आप भी वो बैरियर हटा दें ताकि हम भी खुल के आपके देश में ट्रेड कर सके। एंड फिर वो ये भी चाहते हैं कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। जैसे कुछ डेवलप नेशंस क्या करते हैं, अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को सब्सिडी दे देते हैं। यदि मान लो उनकी चीज 100 रुपए की है तो सरकार ने उनको 30 रुपए की सब्सिडी दे दी, आप 70 का जाके सेल करो। अब वो आके यहाँ पे 70 रुपीज का सेल करते हैं तो उनका प्रोडक्ट कंपैरेटिवली क्या हो गया, चीप हो गया, हमारा कंपटीशन बढ़ गया, क्योंकि हमें तो वो चीज 100 की ही पड़ रही है, हम उनके साथ कैसे compete करेंगे। तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि देयर शुड बी द फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, गवर्नमेंट को ऐसी कोई सब्सिडी नहीं देनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होना चाहिए ताकि वो आके हमारे से ढंग से compete कर सके। तो ये हमारी डेवलपिंग कंट्रीज रिटर्न में चाहती है। जैसे हमने देखा डेवलप कंट्रीज चाहती हैं कि वहां पे ट्रेड करें डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, तो डेवलपिंग कंट्री भी चाहती हैं ठीक है आप ट्रेड करो, लेकिन हमें अपने ट्रेड बैरियर खुद मैनेज करने दो, हमें डब्ल्यूटीओ के साथ नेगोशिएशन करनी है, फेयर रूल्स होने चाहिए। ये नहीं है कि डेवलप नेशन के लिए अलग रूल है, डेवलपिंग के लिए अलग रूल है। फिर हमारे जो अपना आपने जो इंपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है डेवलप कंट्रीज ने, आप भी हटाओ, और फिर आप फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करो। अगर जैसे अपने आप ट्रेडर वगैरह को कोई सब्सिडी वगैरह दे रहे हो तो वो आपको नहीं देनी चाहिए, उससे कॉम्पिटिटिवनेस हमारी कम हो जाती है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डज फॉरेन ट्रेड लीड टू इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अक्रॉस कंट्रीज? फॉरेन ट्रेड से अलग अलग कंट्रीज के अंदर कैसे हम इंटीग्रेट करते हैं मार्केट्स को? सो डेफिनेटली देखो, सबसे पहले फॉरेन ट्रेड से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है प्रोड्यूसर को टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। अब डोमेस्टिक मार्केट से बाहर भी जाके अपना सामान आप सेल कर सकते हो। सब बायर को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अब आप कोई भी चीज बाहर से इंपोर्ट कर सकते हो, तो आपकी जो चॉइस ऑफ गुड्स है वो काफी तेजी से आपकी इंक्रीज हो गई। और फिर हमारा जब ट्रेड वगैरह होता है तो डेफिनेटली गुड्स को एक मार्केट दूसरी मार्केट में कहीं भी ट्रेवल कर सकती हैं, तो आपकी जो चॉइस ऑफ गुड्स है मार्केट के अंदर वो भी बढ़ गई, इवन आपका मार्केट का साइज भी काफी एक्सपेंड हो गया। और फिर जब प्रोड्यूसर होते हैं अलग अलग कंट्री में, जब फॉरेन ट्रेड होता है वो एक दूसरे के साथ कंपीट करते हैं, इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय थाउजेंड ऑफ माइल्स, क्योंकि हर किसी को अपनी प्रोडक्ट को बेस्ट दिखाना है, कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, तो डेफिनेटली उससे जो कंपटीशन है वो भी बढ़ जाता है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कैसे इंटीग्रेशन होता है अलग अलग मार्केट्स का ड्यू टू फॉरेन ट्रेड। तो हमने देखा पहले आपकी जो
प्रोड्यूसर्स हैं डोमेस्टिक मार्केट के, वो अपनी मार्केट से बाहर जाते हैं और जाके पूरे वर्ल्ड उनके लिए मार्केट बन गया। सेकंड हमने देखा बायर्स के लिए आपकी चॉइस बढ़ जाती है। फिर हमने ये देखा कि वो आपस में जो कंपटीशन है प्रोड्यूसर का वो भी बढ़ जाता है, इवन दो दे आर सेपरेटिंग और दूर दूर रह रहे हैं, लेकिन अदरवाइज फिर भी उनका कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा फॉरेन ट्रेड से मार्केट आपस में इंटीग्रेट होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आता है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हैज नॉट बी यूनिफॉर्म, एक्सप्लेन। द गिवन स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली ट्रू। सर देखिए, आज अगर हम इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं, ट्रूली इट इज नॉट यूनिफॉर्म। सबके ऊपर ग्लोबलाइजेशन का जो इफेक्ट है वो सेम नहीं पड़ा। अगर हम देखें, सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि इसका एक पहला जो है देखते हैं एस्पेक्ट देखते हैं कि व्हाट वर इट्स पॉजिटिव इम्पैक्ट। देखो, ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण आज कस्टमर को बहुत बेनिफिट हुआ है, कंपटीशन बढ़ने के कारण उसको अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है, क्वालिटी प्रोडक्ट मिल रहा है एट द चीपर प्राइस। सेकंड, ग्लोबलाइजेशन के आने के कारण हमारी बहुत सारी वैरायटी ऑफ गुड्स, हमारी चॉइस ऑफ गुड एंड सर्विसेज बढ़ गई हैं। दुनिया भर की नई नई गाड़ियां आ रही हैं, नए नए मोबाइल फोन्स आ रहे हैं, टेलीविजन आ रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं, ब्रांडेड ब्रांडेड शूज आ रहे हैं। तो आपकी जो चॉइस ऑफ गुड्स है काफी बढ़ गई है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी काफी राइज हो गया है। फिर इसके अलावा हमारी जो बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग कंपनी, कोका कोला, पेप्सी, ये सब भी आए हैं। अब इनके आने से भी हमारी कंट्री के अंदर बहुत सारी इंप्लॉयमेंट भी जनरेट हुई है और नई नई वैरायटी के हमें प्रोडक्ट मिलने शुरू हो गए हैं। बहुत सारे मॉल्स, मेगा मार्ट्स, ये चीजें भी हमारी कंट्री के अंदर शुरू हो चुकी हैं जो पहले नहीं थी बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। और वहाँ पे अलग अलग वैरायटी के ब्रांड्स, आइटम्स हमें मिल रही हैं। और उसके अलावा हमारा जो शेयर है वर्ल्ड मार्केट के अंदर फॉरेन ट्रेड में, वो भी लगातार हमारा बढ़ रहा है। दीज आर द पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसके अलावा हम और बहुत ऐड कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी इनहेंस हुई है, हमारी नेशनल इनकम बढ़ी है, पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज हुआ है। तो दीज आर पॉजिटिव इम्पैक्ट। लेकिन इसके साथ साथ हमारे कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, क्योंकि ये इम्पैक्ट ग्लोबलाइजेशन का यूनिफॉर्म नहीं रहा। सो नंबर वन, इट हैज फेल्ड टू सॉल्व द प्रॉब्लम पॉवर्टी। सो पॉवर्टी तो आज भी बढ़ रही है। सो प्रेशर ऑफ कंपटीशन है सब्सटेंशियली चेंज द लाइफस्टाइल ऑफ वर्कर। आज कंपटीशन बढ़ने के कारण हमारे वर्कर की हालत बिल्कुल चेंज हो गई है। 24/7 हर समय काम करने को तैयार है, मतलब कहीं कोई चैन ही नहीं है। सिर्फ जो रिच और एजुकेटेड क्लास है उनको बेनिफिट मिला है ग्लोबलाइजेशन से। देखो, हम कहते हैं ग्लोबलाइजेशन के आने से बहुत सारी जॉब क्रिएट हुई, बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन किन को? अमीर लोगों को। अब ब्रांडेड आइटम्स आ रही हैं, दैट इज फॉर द रिच पीपल। अब जॉब्स आ रही हैं, दैट इज फॉर द एजुकेटेड पीपल। और फिर हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है उसे ये भी कहा जाता है कि इससे हमारा रिच और पुअर का गैप बढ़ गया है, इनइक्वालिटी को इसने बढ़ाया है। फिर जैसे मैंने पीछे डिस्कस किया, जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लेबर लॉ गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया, उससे हमारे वर्कर की कंडीशन और ज्यादा वर्स्ट हो गई। अब उनको परमानेंट जॉब नहीं मिलती, टेम्पररी बेसिस पे रखते हैं, जब काम नहीं होता उनको निकाल दिया जाता है। फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी तो है, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर द स्किल्ड एंड एजुकेटेड पीपल। हमारे जो अनस्किल्ड लेबर के लिए, अनएजुकेटेड पीपल के लिए उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। फिर हमारे सिर्फ थोड़ी सी कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जिन्होंने कोई कोलैबोरेशन किया है, बाकी सब कंपनीज अपना अपना काम कर रही है, उन्हें को फायदा नहीं हुआ। और बहुत सारी हमारी स्मॉल इंडस्ट्रीज क्लोज भी हो गई जो इन मल्टीनेशनल कंपनी से कंपीट नहीं कर पाए। तो सर ये हमारे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट रहे ग्लोबलाइजेशन के। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन कंक्लूड कि सर जो इम्पैक्ट था ग्लोबलाइजेशन का, इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। किसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा और किसी के ऊपर इसका इम्पैक्ट नेगेटिव रहा। सो व्हाट वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग कंट्रीज इन द पास्ट? हाउ इज इट डिफरेंट नाउ? देखो, जो हम पास्ट में चले जाएं तो पास्ट में जो हमारे फॉरेन ट्रेड को वाज द मेन चैनल जो कनेक्ट करता था अलग अलग कंट्रीज को, कि आपस में कभी आप कोई सामान से मंगवा रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारा एक मेन चैनल था जिसके थ्रू आपस में कंट्रीज कनेक्ट होती थी, चाहे वो हमारा इंडिया का साउथ एशिया के साथ था या बाकी कंट्रीज के साथ था। तो बाय दिस वी आर कनेक्टेड। लेकिन आज हमारी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो गई है। आज कंट्रीज ज्यादा इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। फॉरेन ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से बढ़ रही है, और मल्टीनेशनल कंपनीज ने तो आपको पूरा मतलब एकदम इस चीज को इनकरेज कर दिया कि सामान कहीं और बन रहा है, प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है, सेल कहीं और हो रहा है। तो आज ग्लोबलाइजेशन ने पूरी सिचुएशन को चेंज कर दिया है। So what are the various ways in which countries can be linked?
देखो कंट्रीज आप एक दूसरे के साथ कैसे लिंक हो सकती है। नंबर वन सर, ग्रेटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन ट्रेड। सर अगर आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे दूसरी कंट्री के अंदर, ज्यादा फॉरेन ट्रेड होगा, तो डेफिनेटली हमारा प्रोडक्शन में इंटीग्रेशन द प्रोडक्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट अराउंड द वर्ल्ड आ जाएगा। डेफिनेटली सर, हम जब ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम बाहर जाके यूएसए में इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां जाके ट्रेड करेंगे, वो हमारे देश में आके ट्रेड करेंगे, अपने आपस में कंट्रीज का इंटरलिंक हो जाएंगी। फिर एक दूसरे के साथ कंट्रीज ऐसे भी इंटरलिंक हो सकती हैं बाय द मूवमेंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड पीपल। कि जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, जब ग्लोबलाइजेशन होता है, तो आपस में गुड एंड सर्विस की मूवमेंट होती है, इन्वेस्टमेंट मूव होती है, हमने बाहर इन्वेस्टमेंट करी, उन्होंने हमारी कंट्री में की, टेक्निक की मूवमेंट हो रही है, इवन पीपल, जैसे यहाँ के लोग बाहर काम करने जा रहे हैं, वहां के लोग हमारे देश में काम करने आ रहे हैं। तो इन दिस वे countries can be linked, एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट फॉरेन ट्रेड के थ्रू, एंड सेकंड थ्रू द ग्लोबलाइजेशन, कि जब ड्यूरिंग ग्लोबलाइजेशन हमारे ये सब चीजों का जो एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, पीपल, तो डेफिनेटली countries will be linked. So what do you mean by liberalization of foreign trade? देखो ये लिबरलाइजेशन वर्ड कहां से बना है? लिबर्टी वर्ड से बना है। लिबर्टी का मतलब क्या होता है? आजादी, फ्रीडम। अब लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने अर्लियर क्या किया हुआ था, फॉरेन ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हुई थी कि आप जैसे कि इतना टैक्स देना पड़ेगा इंपोर्ट्स के लिए, इतना कोटा फिक्स किया हुआ है, कोई ज्यादा इंपोर्ट नहीं कर सकता। तो उससे हमारा जो फॉरेन ट्रेड था काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड था बिफोर 1991। लेकिन 1991 में गवर्नमेंट को लगा नहीं, वी शुड प्रमोट द ग्लोबलाइजेशन, हमें पूरे वर्ल्ड के साथ ट्रेड करना जरूरी है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, वो सारी रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। जो भी अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई थी फॉरेन ट्रेड के ऊपर, गवर्नमेंट ने उसमें हटा दिया। उनकी जो टैक्सेस वगैरह थे, कस्टम ड्यूटी वगैरह थी, बहुत कम कर दी। जो हमारी रिस्ट्रिक्शंस थी कोटा वगैरह की, वो भी हटा दी, फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया। तो दैट वी कॉल माय डियर लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। यानी क्या मतलब है लिबरेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड का? मतलब कि जो भी आपने फॉरेन ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, जैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट डिसाइड कर रखी थी, उसको लिबरलाइज कर दिया, उसमें रिलैक्सेशन हो गए। फिर उसके बाद जो हमने टैक्सेस वगैरह लगा रखे थे उन्हें काफी कम कर दिया, फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया। तो दैट वाज माय डियर लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड। How will import of steel from India into Chinese market lead to integration of market for steel into country? कहते मान लो अगर इंपोर्ट किया जाता है स्टील इंडिया से चाइनीज मार्केट के अंदर, तो दोनों मार्केट आपस में कैसे इंटीग्रेट करेंगी? सो नंबर वन सर, जब इंपोर्ट किया जाएगा स्टील इंडिया से चाइनीज मार्केट के अंदर, तो हमारे इंडियन स्टील प्रोड्यूसर के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी डोमेस्टिक मार्केट को क्रॉस करके चाइनीज मार्केट में अपना सामान बेच पा रहे हैं। सेकंड, हमारी जो चाइनीज स्टील बायर है उनकी भी जो चॉइस है वो एक्सपेंड हो गई। अब उनके पास चॉइस बढ़ गई है कि पहले वो सामान सिर्फ चाइनीज प्रोड्यूसर से ले रहे थे, अब इंडियन प्रोड्यूसर भी उनको सामान सप्लाई कर रहे हैं, स्टील सप्लाई कर रहे हैं। तो उनको डेफिनेटली बेटर क्वालिटी का स्टील चीप रेट पर मिलेगा, क्योंकि कंपटीशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और तीसरा मेरे बच्चे, जब दोनों कंट्रीज के बीच में कंपटीशन होगा तो कहीं ना कहीं स्टील की प्राइसेस दोनों कंट्रीज के अंदर इक्वल हो जाएगी, क्योंकि हर कोई एक दूसरे के साथ कंपीट करेगा। और अल्टीमेटली क्या होगा, दोनों जब ये तब तक चलता रहेगा जब तक दोनों मार्केट में जो स्टील की प्राइसेस है वो इक्वल ना हो जाए, ऑलमोस्ट इक्वल ना हो जाए। तो इस तरह से हमने देखा कैसे इंटीग्रेट होंगी मार्केट। नंबर वन, सबसे पहला बेनिफिट क्या हुआ, हमारे इंडियंस को बाहर अपना चाइनीज मार्केट में सामान बेचने की अपॉर्चुनिटी मिल गई। सिमिलरली चाइनीज जो बायर्स थे उनकी चॉइस बढ़ गई, अब वो अपना चाइनीज प्रोड्यूसर से भी खरीद सकते हैं, इंडियन प्रोड्यूसर से भी खरीद सकते हैं। तीसरा, जब आपस में कंपटीशन होगा, अल्टीमेटली दोनों कंट्रीज के अंदर हमारी जो स्टील की प्राइसेस है वो ऑलमोस्ट इक्वल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इससे पहले वाला भी एनसीईआरटी का था। इन रिसेंट ईयर चाइना हैज बीन इंपोर्टिंग स्टील फ्रॉम इंडिया। चाइना काफी टाइम से इंडिया से स्टील इंपोर्ट कर रहा है। एक्सप्लेन हाउ द इंपोर्ट ऑफ स्टील बाय चाइना विल अफेक्ट। नंबर वन, स्टील कंपनीज इन चाइना। देखो सबसे पहले जो चाइना इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से स्टील को, उसका चाइना के अंदर जो स्टील कंपनीज है उन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सो डेफिनेटली जो चाइना के अंदर स्टील कंपनीज है उनका कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि उनको पता लग गया अब इंडिया से स्टील आ रहा है, हमारा कंपटीटर आ रहा है, तो वो अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाएंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, क्वालिटी को बढ़ाएंगे और प्राइसेस को कम करेंगे। अदरवाइज दे विल लूज द मार्केट और उनको अपनी प्रोडक्शन बंद करनी पड़ जाएगी।
सेकंड क्वेश्चन है हाउ इट इफेक्ट स्टील कंपनीज इन इंडिया। इंडिया के अंदर स्टील कंपनीज पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सर इस इंडिया के अंदर जो स्टील कंपनीज है उनके लिए अपॉर्चुनिटीज है कि वो अपना बिजनेस एक्सपेंड कर सकते हैं। अब वो अपना सामान चाइना में भी बेच सकते हैं और डेफिनेटली उन्हें पता है कि हमें भी चाइना को अगर कम्पीट करना है तो हमें भी अपनी क्वालिटी को बढ़ाना पड़ेगा और अपने प्रोडक्ट को और इम्प्रूव करने की जरूरत है। थर्ड, इंडस्ट्रीज बाइंग स्टील फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रियल गुड्स इन चाइना। जो इंडस्ट्रीज स्टील बाय कर रही हैं और फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर इंडस्ट्रियल गुड इन चाइना, उनके ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो डेफिनेटली इन इंडस्ट्रीज को बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं इनके लिए चॉइस बढ़ गई, चाहे तो ये ले सामान अपना चाइनीज इंडस्ट्री से चाहे इंडियन इंडस्ट्री से, और इनको ये भी बेनिफिट है कि दोनों में अब कंपटीशन हुआ है तो इनको सामान कम रेट पे मिलेगा और बेटर क्वालिटी का मिलेगा। तो डेफिनेटली इन इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा, दे आर द बायर्स, और बायर को डेफिनेटली फॉरेन कंपटीशन से बेनिफिट होता है क्योंकि कंपटीशन बढ़ने से उसको सामान कम रेट पर मिलता है और अच्छी क्वालिटी का मिलता है। हाउ हैज टेक्नोलॉजी स्टिमुलेटेड द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, एक्सप्लेन विद 5 एग्जांपल। देखो आज अगर हम देखें आईटी सेक्टर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करने में। देखो आज घर बैठे बैठे हम इंटरनेट के थ्रू अपना टेलीफोनिकली इवन व्हाट्सएप पे कैसे भी हम फटाफट अपना जो भी है ऑर्डर वगैरह प्लेस कर लेते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं। अर्लियर इट वाज नॉट सो इजी। तो आज डेफिनेटली टेक्नोलॉजी ने बहुत ज्यादा स्टिमुलेट किया है ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस को। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। सो नंबर 1, सेवरल इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी। आज जो ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है, अब फटाफट सामान हमारे पास पहुंच जाता है और बड़े नॉमिनल रेट पर पहुंच जाता है। अर्लियर ऐसा नहीं था, ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी इतनी अपडेटेड नहीं थी, तो बहुत लंबा टाइम लगता था सामान आने में और बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो जाता था और पैसा भी काफी ज्यादा लगता था। लेकिन आज हम बड़े बड़े कंटेनर, हम टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने के कारण बड़े बड़े कंटेनर आ रहे हैं, मंगवा पा रहे हैं जिनमें हमारी प्रॉफिट, हमारी कॉस्ट वगैरह भी काफी कम हो गई है और सामान भी बड़ा इजीली पहुंच पा रहा है। फिर इसके कारण हमारी जो देखें जो हमारा आईटी सेक्टर के अंदर इंप्रूवमेंट हुई है। आज कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल फोन वगैरह आने के कारण रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारा कनेक्शन कितना इजी हो गया है, बड़ी इजीली अपनी इंफॉर्मेशन हम शेयर कर पाते हैं एंड विद फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। फिर आप ये देखो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी सर्विस सेक्टर के अंदर भी काफी तेजी से ग्रो किया है ड्यू टू दिस टेक्नोलॉजी। आप देखो न्यूज मैगजीन लंदन के रीडर्स हैं जो पढ़नी है, इट कैन बी प्रिंटेड इन दिल्ली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट टेक्नोलॉजी। अब आपकी मैगजीन बिकनी कहाँ पे है? लंदन में। छप कहाँ रही है? दिल्ली में। इट बिकम्स वेरी इजी। इवन आपने अगर पेमेंट करनी है, मान लो बैंक इन लंदन टू बैंक इन दिल्ली, वेरी सिंपल, वेरी इजी। सबको पता है कितनी इजीली हमारी ऑनलाइन पेमेंट हो सकती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो what we can say कि because of these technology improvement आज ग्लोबलाइजेशन कितना इजी हो गया है। ट्रांसपोर्टेशन करना इजी हो गया, ऑर्डर प्लेस करना इजी हो गया है, उसके बाद अपना कोई भी अपने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है, किसी भी तरह की पैसा ट्रांसफर करना है, इट बिकम्स सो इजी। So what are the fears of globalization? सर कुछ डर भी है ग्लोबलाइजेशन के, कुछ नुकसान भी हैं। सर नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन में नॉट हेल्प इन अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ। जैसे कोई भी कंट्री चाहती है कि हमारे सारे सेक्टर्स इक्वली ग्रो करें, एनवायरनमेंट के ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज रहें, तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर केस में ये चीज पॉसिबल नहीं है। ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, जो बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, उनका मेन मकसद है प्रॉफिट अर्न करना, वो कभी भी उस कंट्री की सस्टेनेबल ग्रोथ के बारे में कंसर्न नहीं है। सेकेंड, इट में लीड टू वाइडनिंग ऑफ इनकम इनक्वालिटी, जैसे पीछे भी डिस्कस किया, इससे वो जो अमीर है वो और अमीर होते जाएंगे, गरीब और गरीब होते जाएंगे, तो इनकम इनइक्वालिटी यहाँ पे बढ़ेगी। और फिर हमारी जो थर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट इसका जो ड्रॉबैक है, हो सकता है हमारी जो डिपेंडेंस है डेवलपिंग कंट्रीज की या अंडर डेवलप कंट्रीज की, वो डेवलप कंट्री पे बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अब मान लीजिए मेरे को लगा ग्लोबलाइजेशन हो गया, बाहर से मैं टेक्निक इंपोर्ट कर सकता हूँ, बाहर से सामान इंपोर्ट कर सकता हूँ, अपने देश में प्रोड्यूस करने की क्या जरूरत है। तो कई बार हमारी डिपेंडेंस उनके ऊपर इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि दे में इंटरफेयर एंड देन इट में लीड टू लॉस ऑफ ऑटोनॉमी। फिर आपकी जो ऑटोनॉमी होती है वो भी आप लॉस कर सकते हैं, सामने वाले बाकी कंट्रीज के लोग आपके देश में आकर इंटरफेयर कर सकते हैं। और फिर हमारी जो वर्ल्ड इकोनॉमीज हैं उसमें भी कहीं ना कहीं इससे इंस्टेबिलिटी
आ सकती है। तो दीज आर सम फेयर्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो इट शुड बी द, अगर ये फेयर है ग्लोबलाइजेशन तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर अनफेयर होगा तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आ सकती है। So globalization will continue in the future. Can you imagine what the world would be like 20 years from now? Give reason for your answer. देखो बड़ी क्लियर सी बात है कि अगर हम आज देखें लगातार ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, प्रमोट हो रहा है, कंट्रीज आपस में और ज्यादा इंटरलिंक्ड हो रही हैं, और तो डेफिनेटली आफ्टर 20 ईयर तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होने वाली हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं, और हेल्दी कंपटीशन होगा, और एफिशिएंसी बढ़ेगी, और आउटपुट बढ़ेगी, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होगा इनकम का, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ने वाली है, लिविंग स्टैंडर्ड भी राइज होगा, भी आपकी चॉइस ऑफ गुड्स बढ़ेगी, और आईटी सेक्टर इंफॉर्मेशन आपको बड़ी जल्दी मिलेंगी। तो ये चीजें होने ही वाली हैं। अब इसका रीजन क्या है सर? द फॉलोइंग आर द रीजंस। डेफिनेटली आफ्टर 20 ईयर ग्लोबलाइजेशन बहुत अच्छे लेवल पर होगा, और आपको यही लगेगा जैसे हम लोकल मार्केट में सामान खरीद रहे हैं, सेम यू विल परचेज इन द ग्लोबल मार्केट। आप अभी भी देख लो ना, अमेजोन वगैरह से आप पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड कहीं भी कोई चीज मंगा लेते हो, ऑर्डर कर लेते हो, आपके पास 5 दिन में 10 दिन में वो सामान पहुंच जाता है। तो आज आपके लिए बड़ा ईजी हो गया कि आप कोई चीज यूएसए से खरीद रहे हो, चाइना से खरीदना चाहते हो, वेरी सिंपल। अब इसके रीजन क्या है, क्यों ये प्रमोट होने वाला है? सर नंबर 1, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंट्रीज सपोर्टिंग द डिमांड फॉर फेयर रूल्स इंटरनेशनल ट्रेड। सर बहुत सारी कंट्रीज को सपोर्ट कर रही हैं कि भैया फेयर रूल होना चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो डेफिनेटली जब ये इसको सपोर्ट किया जाएगा और फेयर रूल होगा तो डेफिनेटली हमारी जो फॉरेन ट्रेड है वो इंप्रूव होगा ही होगा। सेकेंड, हमारी जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ह्यूमन रिसोर्स हैं उसकी अवेलेबिलिटी लगातार बढ़ रही है। लोग एजुकेशन लेते जा रहे हैं, अच्छे हमें ह्यूमन रिसोर्स मिल रहे हैं, अच्छे एजुकेटेड पीपल मिल रहे हैं, टैलेंटेड पीपल मिल रहे हैं, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ रहे हैं। सेकेंड, हमारे जो increase resource and industrial base in major countries due to establishment of production unit। आज हमारी जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके अंदर रिसोर्सेज बहुत तेजी से बढ़ गए हैं, इंडस्ट्रियल बेस बहुत तेजी से बढ़ गया है, तो उनको एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल गया, डेफिनेटली उसने ग्रो करना ही करना है। एंड देन ग्रोथ ऑफ यंग एंटरप्रेन्योरशिप, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर बहुत तेजी से आगे आ रहे हैं। तो ये चीजें हैं जो बता रही है कि हाँ आने वाले टाइम में फॉरेन ट्रेड बहुत तेजी से बढ़ेगा, और जो हमारी ग्लोबल मार्केट है इट विल जस्ट कन्वर्ट इनटू लोकल मार्केट। आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा कोई भी सामान वहां से परचेज कर। आपको छोटे छोटे क्वेश्चन है 2-4 वो भी देख लेते हैं। सो मेंशन एनी 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबलाइजेशन। सो नंबर 1, ग्रोथ ऑफ एमएनसीज। हमारी क्यों ग्लोबलाइजेशन हुआ? सो पहली चीज हमारी जो एमएनसी ने बहुत तेजी से ग्रो किया। सो ग्रोथ ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्निक के इंप्रूव होने के कारण, एंड डेवलपमेंट इन टेलीकम्युनिकेशन एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमारे टेलीकम्युनिकेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में बहुत तेजी से डेवलप किया, और इसके कारण हमारा ग्लोबलाइजेशन बहुत तेजी से प्रमोट हुआ है। क्वेश्चन आता है सर व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट? सर इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कोई भी पैसा अगर हम खर्च करते हैं कोई लैंड, बिल्डिंग, मशीन या इक्विपमेंट खरीदने के लिए, दैट वी कॉल द इन्वेस्टमेंट। मतलब जिससे कैपिटल फॉर्मेशन होती है, जिससे फर्दर कोई इनकम जनरेट होने वाली है, दैट इज माय डियर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं कोई बिल्डिंग खरीद रहा हूं, कोई मशीनरी खरीद रहा हूं, कोई इक्विपमेंट खरीद रहा हूं, तो उसके ऊपर जो पैसा खर्च कर रहा हूं माय डियर, दैट इज द इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो हमारी इन्वेस्टमेंट मल्टीनेशनल कंपनीज करती हैं या फॉरेन इन्वेस्टर्स करते हैं हमारी कंट्री के अंदर, दैट वी कॉल द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। व्हाट इज लिबरलाइजेशन? Removing the barrier and restriction set by the government is known as liberalization। जैसे मैंने आपको बताया कि अर्लियर गवर्नमेंट ने बहुत सारे बैरियर लगा रहे थे, रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, जब गवर्नमेंट ने उसको रिमूव कर दिया तो दैट वी कॉल द लिबरलाइजेशन। नेम एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लिबरल ट्रेड। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो हमारा फॉरेन ट्रेड है उसको लिबरल के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल है? दैट इज द WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ये मेन ऑर्गेनाइजेशन है जो रिस्पॉन्सिबल है लिबरल ट्रेड के लिए। यहीं पे अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं, आपस में कंट्रीज के बीच में एग्रीमेंट होता है कि कैसे आपका ट्रेड होगा, एंड ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो ट्रेड है वो फेयर हो। तो माय डियर, विद दिस योर चैप्टर इज ओवर, एंड इन फैक्ट योर सिलेबस इज आल्सो ओवर। अब अगर इसमें कोई भी मेरे बच्चे डाउट होता है, anytime you can ask me, call me, WhatsApp me. Thank you.